हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कैसे एनसीईआरटी से निचोड़ कर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम रख लें। सबसे पहले आप जो बच्चे 12th में हैं और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों लोगों में ड्रॉपर वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, उन्हें पता है कि कितने मिनट में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, पिछली बार उन्होंने क्या गलतियां करी थी और वो गलतियों से क्या सीखना है। बट जो 12th वाला बच्चा है वो अभी भी सीख रहा है ना। इसमें फायदा क्या है 12th वाले बच्चे का? पहले तो टर्म 1 अभी अभी निकला है और टर्म 2 आ रहा है। अगर टर्म 2 की भी बात करें तो केवल सीबीएसई का पढ़कर आप लोग या फिर अपना स्टेट बोर्ड का पढ़कर आप लोग जेई मेंस की तैयारी कर सकते हो। पहला पॉइंट, इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, बस एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। और आपको फोकस करना है 11th पे। इस वक्त आपका टाइम 11th को 60% जाना चाहिए। 11th के जो टॉपिक्स बिल्कुल भूल चुके हो वो निपटाते हुए चलो। अगर हम बात करते हैं मिड फेब तक 15 या 20th फेब तक जितना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उतना कंप्लीट करो, उसके बाद कुछ नया नहीं पढ़ना, उसके बाद रिवीजन 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 रिवीजन। अगर आपने जो जो पढ़ा है ना इन सालों में, कुछ महीनों में, केवल वो रिवाइज भी कर लिया ना तो दैट इज मोर देन इनफ। रिवीजन जरूरी है, हर टॉपिक को पढ़ना जरूरी नहीं है, जो टॉपिक पढ़े उन्हें ढंग से पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कैसे यूटिलाइज करें। तो बच्चा, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो आपका 60 से 70% केवल और केवल एनसीईआरटी से आता है। डायरेक्ट उठ के, ऐसे घुमाते भी नहीं है उसको, डायरेक्ट उठ के क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें ऑप्शंस दे देते हैं बस, है ना। कुछ कुछ तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं और आप पीवाईक्यूज करके देखोगे तो आपको फील आएगा, ये वाला आपको फील आएगा कि हमने क्या करना है। अब मैं आगे बात करती हूँ। तो एवरी लाइन ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। हर लाइन में घुसना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, अगर मैं नीट वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी की बात करूं, हाँ, एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, पर केमिस्ट्री में बायोलॉजी की तरह सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बातें जरूरी होती हैं। सबसे पहले एक हाईलाइटर उठाओ और उन बातों को हाईलाइट करो, ठीक है। जो बात आपको लगती है कि एक पूरे पैराग्राफ में बहुत लंबी करके दे रखी है, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं डी और एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी रीड करने लग गई, बहुत ही खतरनाक दे रखा है उसमें टॉपिक ना, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, ये सारे। अब मैं अगर एटॉमिक साइज की बात करूं तो उसमें केवल एक ग्राफ दे रखा है। वो ग्राफ जरूरी है कि पहले साइज डिक्रीज होता है क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होती है, फिर अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है, तो मैंगनीज के बाद चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं, और फिर इंक्रीज होता है साइज ड्यू टू डोमिनेंट रिपल्शन डोमिनेंट होने का, तो ग्राफ जरूरी है। अगर हम पी ब्लॉक के ऑक्साइड्स और वगैरह वगैरह की बात करें तो जो टेबल में दे रखी है ना वो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस पे 2 पेजेस भर रखे हैं। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की जो टेबल है उसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स की बात करें, टेबल ही जरूरी है। तो यार एक बात बताओ, पूरे चैप्टर को पढ़कर आपको पता है आपको 3-4 पेज करने के बाद सब कुछ मिल जाने वाला है, तो क्यों नहीं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो उसमें कोई नई बात पता लगे तो वो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लिया करो। हर लाइन जरूरी नहीं है। 60 डेज अगर आप लगा के चल रहे हो तो हर रोज 2 चैप्टर एनसीईआरटी के रीड करो। 2 चैप्टर एनसीईआरटी के रीड करके क्वेश्चंस लगाओ, है ना। जो चैप्टर्स बड़े हैं उन्हें एक ही करो। अब जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सरफेस केमिस्ट्री 1 दिन का काम है, और उसके साथ साथ आप कोई भी छोटा सा चैप्टर ले सकते हो। सरफेस केमिस्ट्री के साथ सॉलिड स्टेट निपटा दो, या फिर एक 12th के चैप्टर के साथ एक 11th का चैप्टर निपटा दो। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस लगाने जरूरी है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन पे फोकस नहीं करना है। पहले आपको पीवाईक्यूज लगा के देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये सबसे मेन टॉपिक है ना। मैंने सरफेस केमिस्ट्री कराई तो मैंने आप लोगों को हर एक वो पॉइंट बताया जहां जरूरी था। अब कौन कौन से चैप्टर है जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से डायरेक्ट उठ कर आते हैं, तो ये वो चैप्टर्स हैं जो सीबीएसई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये कुछ चैप्टर्स, यहां से आती है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो ये वो कुछ चैप्टर हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट एज इट इज आते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स। ज्यादा इसमें तामझाम की बात ही नहीं है, इसमें से ज्यादा पूछते ही नहीं है, ये सीधे सीधे एनसीईआरटी से आते हैं। इनफैक्ट पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक तो एडवांस्ड में भी इसी से आते हैं, यहीं से आते हैं। अब अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, मैं एक एक चैप्टर की बात कर लेती हूँ। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
जो बाहर का टॉपिक पढ़ना है बस वॉइड रेशियो पढ़ना है और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। सोल्यूशन में कुछ भी बाहर से नहीं पूछेंगे, बस क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछेंगे। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें भी ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं पूछते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा मेन एडवांस लेवल में अलग आ जाता है, उसमें एसएसए, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन वगैरह वगैरह ज़रूरत है। तो इस सब का मैं एक चार्ट बना के दूंगी कि सीबीएसई वाले बच्चों को या स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को सब्जेक्ट से बाहर, एनसीईआरटी से बाहर बस वो कौन कौन से टॉपिक है जिन पे फोकस करके जाना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए जिसके बारे में आपको एक वीडियो चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पीवाईक्यूज किससे आते हैं, तो हम वो भी आपको बताएंगे कि सारा एनालाइज करके आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जो आपके मुश्किल चैप्टर्स है या फिर आसान चैप्टर्स है जिन्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप बस कमेंट बॉक्स में लिखो। तो एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर टिप्स पे हो। तो देखो, अगर मैं आप लोगों को कहती हूँ पॉइंट नंबर 1, एनसीईआरटी की हर एक लाइन जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी को हाईलाइट करो, उसमें से ढूंढो आपके लिए क्या जरूरी है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स लगाओ, उनके ऊपर छोटे छोटे नोट्स लगाओ कि भाई यहाँ पे मेरा स्टिकी नोट है, इस पे ये बात रह गई थी, ये बात मैंने लिख दी। जैसे पी ब्लॉक में फॉस्फोरिक एसिड जो है उसमें थोड़ा अलग बिहेवियर होता है। अब हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से ऑक्सो एसिड्स की एसिडिटी बढ़ती है, बट फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 की एसिडिटी सबसे कम होती है और फिर बाकी लोग की धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो जैसे ये बात आपने लिख ली, किसी ने बताया और आपने ये बात लिख ली, धीरे धीरे एसिडिटी बढ़ती चली जाती है। बाकी सब में सीधा होता है कि HClO4 की सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे होता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स वहीं पे स्टिकी नोट्स लगाओ। अगर हम बात करते हैं, जैसे कुछ चैप्टर्स है जो एनसीईआरटी से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे आप लोगों को पढ़ने के बाद, 11th क्लास में बहुत सारे हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद ऐसा टाइम वेस्ट सा फील होगा, क्योंकि वो बहुत छोटे कॉन्साइज वे में कर सकते हैं उस चीज़ को हम, उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी रहता है। पर एनसीईआरटी हर किसी की प्यारी है, एक बार पढ़ के देखना, इतने प्यारे प्यारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं ना आपको एनसीईआरटी से। और कम से कम एनसीईआरटी 2 बार, अब देखो 2 महीने हैं, इससे ज़्यादा तो मांग नहीं सकती, पर एनसीईआरटी 2 बार रीड करो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, एग्जाम्पल लगाओ। और मैं यहीं मिलने वाली हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं, मुझे बताना अगर इसमें से क्वेश्चन ना आए तो। भाई इतने सालों के एक्सपीरियंस में, इतने सालों के पीवाईक्यूज चेक करके एक ही चीज मैं आप लोगों को, डेली मैं एमसीक्यू सीरीज ले रही हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आता है, बल्कि ये लोग ना चेंज भी नहीं करते हैं। अगर H2O2 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो H2O2 का ये क्वेश्चन हर 2 साल बाद रिपीट कर दिया, हर 2 साल बाद रिपीट कर दिया, ये लगाते चलना है। बात नंबर 4, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में लिखना। और इसके अलावा जो आपको करना होगा, आई फील इतना इनफ है ना। फिर डीपीपी, एमसीक्यूज और वो अलग अलग, वो सेकेंडरी है, वो सब सेकेंडरी है। आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस करना जरूरी है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस करना जरूरी है। जो वर्क स्मार्ट होता है ना वो ये होता है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टिक टू दिस, टीचर्स भी एक्स्ट्रा बात बताते हैं, जो भी एक्स्ट्रा बात होती है वो टीचर बता चुका है ऑलरेडी, वो टीचर ऑलरेडी बता चुका है, तो वो एक्स्ट्रा बातें साथ साथ करो। अब आपने जो नोट्स बना लिए उन्हीं को पढ़ो, है ना। अब जो नोट्स बन गए हैं उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं के शॉर्ट नोट्स बनाओ बस। अब थोड़ी चीजें रिवाइज पे, अगर आप 60% टाइम रिवीजन पे दोगे और 40% टाइम न्यू चीज पढ़ोगे तो दैट विल बी द मोस्ट अमेजिंग थिंग यू आर गोइंग टू डू। जितने भी आप, और जिस बच्चे ने बिल्कुल 60% सिलेबस ही पूरा नहीं करा है वो पहले सिलेबस पूरा करो जल्दी से इस महीने। जिसने सिलेबस पूरा कर लिया वो कोशिश करो रिवीजन, मतलब अगर चैप्टर्स हमारे 90 चैप्टर्स हैं, अगर उसमें से आपके 45+ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 50% से ऊपर सिलेबस हो गया, तो फोकस ऑन रिवीजन मोर देन 40%। धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो, रिवीजन विद स्टडी, रिवीजन विद स्टडी। जो अभी नए चैप्टर्स पढ़ रहे हो उनको भी बार में रिवाइज करना है, रिवीजन बार बार करो, बच्चा आराम से मेहनत निकलेगा। जो बच्चा पैनिक करता है, जो बच्चा एंजाइटी लेता है, जो बच्चे को इतना सारा पढ़ना होता है, गड़बड़ वहाँ होती है। स्मार्ट वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, केमिस्ट्री में तो स्पेशली। केमिस्ट्री ही है जो टाइम सेविंग करेगी, टाइम सेविंग हमारी केमिस्ट्री करने वाली है। अगर हम बात करते हैं मार्क्स बूस्टर हमारी केमिस्ट्री है। और किसी को केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि वी आर है फॉर द सोल्यूशन। आप क्वेश्चन प्रॉब्लम दो, हम सोल्यूशन देंगे, ठीक है। हम आपके लिए, मैंने आपके लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी चालू करा है, एक एक लाइन में आपको एनसीईआरटी की बता रही हूँ, समझा रही हूँ।
इसके बाद कौन सा चैप्टर लेना है वो भी बताना। सरफेस केमिस्ट्री हमने कर ली है, मेरा मन है डीएफ ब्लॉक का, बाकी आप लोग बताना कि क्या कर रहे हैं। और इसका टाइम होता है 12-15, रोज 15 से 20 मिनट, रोज 15 से 20 मिनट आके हम चर्चा करते हैं केमिस्ट्री हाइलाइट्स पे, केमिस्ट्री के लाइंस पे, जिससे कि आपको क्या है, आपको प्रॉब्लम ना है। मैं टर्म 2 से पहले टर्म 2 के तो सारे चैप्टर्स करा दूंगी, ठीक है। तो आई होप सो आप पढ़ाई में बहुत अमेजिंग कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो कर लो बच्चा, यही टाइम है, यही आपका टाइम है इस वक्त। सारी मस्ती सारे मजे छोड़ दो, थोड़े बहुत करना, थोड़े बहुत चलते हैं, पर पढ़ाई पे फोकस कर लो, पढ़ाई पे फोकस कर लो दिस टाइम। पढ़ाई इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। एक साल जिसने ड्रॉप किया है वो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, और जो बच्चा 12th में है ना, यू आर लकी टाइम, दिस इज योर गोल्डन टाइम। अभी आप सिलेबस में के टच में हो, सीबीएसई भी हो जाएगा, साथ साथ बोर्ड्स भी हो जाएगा, और वो भी हो जाएगा, क्या बोर्ड्स भी हो जाएगा, सीबीएसई भी हो जाएगा, और आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, यू कैन डू इट एंड यू आर गोइंग टू डू इट। तो हम मिलते हैं JEE Radar 24/7 पे, जुड़े रहिएगा हमसे। टेक केयर।